नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर में जो डेवलपमेंट बायोलॉजी अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका 18वां पोर्शन। लेसन नंबर कितना है? लेसन क्या? लेक्चर नंबर 18 नंबर चल रहा है। और अपनी जो बुक चल रही है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो अपने अभी तक पढ़ा है कि अपने जो नर तंत्र में जो हमने पीछे पढ़ा था वो ये था कि नर तंत्र में कौन कौन से अंग किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो अपने बात की थी, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। अब अपन थोड़े से एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन सीमन है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन सीमन, ह्यूमन सीमन की क्या रासायनिक संगठन है। तो सीधी सी बात है, तरल भाग है तो इसका मतलब इसके अंदर जल भी पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका रंग जो है, वो रंग होता है किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। और इसकी जो पीएच होती है वो लगभग 7.35 से 7.50। कलर जो है कैसा होता है? सफ़ेद। पीएच 7.35 से 7.50 तक होती है। तो हल्की क्षारीय होती है। उसके अलावा हल्की क्षारीय होती है 7.35 से 7.50 है, तो हल्की क्या होती है? क्षारीय होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें जो सामान्य पुरुष है उसके अंदर जो शुक्राणु है उसके अंदर कौन कौन कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 100 मिलियन पर ml होनी चाहिए। संख्या 100 मिलियन पर ml, यानी 1 ml में 100 मिलियन के करीब शुक्राणु होने चाहिए। अब आपको बताया था कि जो ह्यूमन सीमन है उसका निर्माण दो जगह होता है। एक तो यूट्रिक मैस्कुलाइनस जिसको हम शुक्राशय कहते हैं, सेमिनल वेजाइकल, उसके द्वारा होता है लगभग 70% का। और 30% जो स्पर्म है वो कौन बनाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। 70% कौन बनाती है? अपने सेमिनल वेजाइकल। और लगभग 30% कौन बनाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट की जो 70% सेमिनल वेजाइकल द्वारा बनाया गया सीमन या वीर्य है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं वीर्य में? तो इसके अंदर मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन है, एर्गोथियोनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, एर्गोथियोनिन है। उसके अलावा आपने बात करें फास्फोरिल कोलिन है, फ्लेविन्स हैं, और फ्लेविन। ये सारे एलिमेंट जो है वो सीमन वेजाइकल द्वारा, सेमिनल वेजाइकल जो है उसके द्वारा स्रावित वीर्य में पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसके द्वारा जो है स्पर्मिन है, सिट्रिक अम्ल है, कोलेस्ट्रॉल है। उसके अलावा थोड़ा बहुत इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो फास्फोलिपिड है, फाइब्रिनोलाइसिन है, ये सारे जो है इसके अंदर स्रावित उसके अंदर होते हैं। एक इसका फ्रक्टोज और है, फ्रक्टोज रह गया जो कि मैंने बताया था शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। तो फ्रक्टोज भी सेमिनल वेजाइकल। अब बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेमिनल वेजाइकल है उसके अंदर स्पर्मिन, कोलेस्ट्रॉल, स्पर्मिन है, कोलेस्ट्रॉल, स्पर्मिन है, कोलेस्ट्रॉल है। उसके अलावा फास्फोलिपिड, फाइब्रिनोलाइसिन, उसके अलावा कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? इसके अंदर जिंक भी पाया जाता है। उसके अलावा फास्फेट है,
बाइकार्बोनेट्स है, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो अपना सीमन या वीर्य होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, एरिथ्रोथ्योनिन, फास्फोलिलकोलिन, फ्लेविन्स है, फ्रक्टोज मुख्य शर्करा। ये पूछा जाता है प्रश्न की जो शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है कि ग्लूकोज। प्रोमीन है, कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, फाइब्रिनोलाइसिन है, जिंक है और सिट्रिक अम्ल। ये सारे कंपोजिशन के रूप में पाए जाते हैं किसमें, ह्यूमन सीमन के अंदर। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट अपना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसकी यदि हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मनुष्य का, जैसे नर का आपने पढ़ा उसकी तरह इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी पूर्ण विकसित होता है। तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो अपने बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन सा भाग होता है, ओवेरी एंड जिसको क्या कहा जाता है, अंडाशय। 2 नंबर है ओविडक्ट, क्या नाम है, ओविडक्ट जिसको क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी। क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी या ओविडक्ट। अंडवाहिनी जो होती है, इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, सीलिएटेड ओविडक्टल फनल, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। इसके 3 भाग होते हैं, सीलिएटेड ओविडक्टल फनल। दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है इसका, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। और तीसरा भाग कौन सा होता है, यूट्रस। कौन सा होता है, यूट्रस। ये 3 भाग होते हैं इसके अंडवाहिनी के। इसके अलावा जो तीसरा अपना भाग होता है मादा जनन तंत्र के अंदर, वो कौन सा होता है, वेजाइना है। कौन सा होता है, वेजाइना। फिर चौथा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन। और 5वां एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी है, काउपर ग्लैंड। दूसरी है पेरिनियल ग्लैंड और एक इसमें होती है बर्थोलिन ग्रंथियाँ। कौन सी होती है, बर्थोलिन ग्रंथियाँ। तो बर्थोलिन जो ग्रंथियाँ हैं ये भी पाई जाती है। और नर की जो काउपर ग्रंथि है इनकी क्या होती है, ये समान होती है। तीसरी कौन सी है, बर्थोलिन ग्लैंड्स। हालांकि कुछ किताबों के अंदर क्या है, काउपर ग्लैंड की जगह रेक्टल ग्लैंड नाम भी दिया हुआ है, रेक्टल ग्लैंड ये नाम भी यहाँ पर दिया गया है। कुछ किताबों के अंदर काउपर ग्लैंड नहीं है, क्योंकि काउपर ग्लैंड को मेल के ग्रंथि माना गया है। तो अपने चाहिए यहाँ पर कुछ किताबों में जो एसेसरी ग्लैंड उसमें काउपर ग्रंथि को दिखाते हैं, कुछ में क्या है नहीं दिखाते। तो अपने उसको न माने कोई बात नहीं, परंतु यहाँ पर जो 3 मुख्य ग्रंथि हैं, रेक्टल ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए स्टूडेंट कि अंडाशय होते हैं, मुख्य जननांग होता है। ये क्या होता है, इसका मुख्य जननांग। और ये सारी कौन सी होती हैं, इसके सहायक जनन अंग होते हैं। तो मुख्य जननांग जो है वो अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी होती हैं। ओविडक्ट बीच में एक जोड़ी होती हैं, सीलेटेड ओविडक्टल फनल, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ये इसमें से ये एक एक जोड़ी होती है। यूट्रस कितना होता है, केवल एक होता है। वेजाइना जो होती हैं वो बाहर का भाग होता है, जो कि जहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र का अंतिम छिद्र क्या कहलाता है, वेजाइना कहलाता है। एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर फिर क्या है, वेस्टिब्यूल है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, उसके अलावा हाइमन है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर आते हैं। और एसेसरी ग्लैंड के अंदर रेक्टल ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है, पेरिनियल ग्लैंड है और बर्थोलिन ग्लैंड है। तो ये सारी इसके अंदर आती है। तो अपने पहले जो सबसे पहले स्टार्ट करें, इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम जो है किस प्रकार इसका अपने को दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं।
देखिएगा स्टूडेंट्स, अपनी ये जो डायग्राम है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसके अंदर अपने बात करें सबसे पहले ओवरी या अंडाशय। अंडाशय जो इसका मुख्य जनांग होता है, जो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें अंडाशय जो कि अंडजनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करते हैं, और कैसे करते हैं इसको अपने आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जहाँ oogenesis की हम बात करेंगे वहाँ पर। तो oogenesis की क्रिया अंडाशय के अंदर संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है वो अपने नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। दूसरी बात क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि फीमेल के अंदर oogenesis जो है वो एक निश्चित आयु तक ही चलती है, उसके बाद में oogenesis की क्रिया इनमें नहीं होती है, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे कैसे होती है, क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है। उसके अलावा मेल के अंदर क्या होता है कि यूरोजेनिटल ट्रैक एक ही होता है, यानी मूत्र उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र जो है वो मिलकर के मूत्र जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि मादा के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये अपने इसमें आगे बात करेंगे। अब यदि हम बात करें कि जो नर होता है, मादा होती है, इसके अंदर सबसे पहले बात करें अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, जो कि मुख्य जनांग होते हैं, जो कि अंडजन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये 2 नंबर जो भाग है ओविडक्ट या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को 3 भागों में हमने बांटा है, ओविडकल फनल, उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, उसके अलावा यूट्रस, 3 भागों में बांटा है। तो तीनों भाग अपने को दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेजाइना। वेजाइना जो है जिसको हम योनि कहते हैं, सामान्य भाषा में योनि जो है वो 7 से 9 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। और योनि का जो मतलब क्या होता है कि गर्भाशय जो है वो जहाँ पर खुलते हैं अपने सर्विक्स यानी ग्रीवा के द्वारा, वो एरिया क्या कहलाता है, वेजाइना कहलाती है। और वेजाइना जो है वो क्या करती है, आगे मूत्र जनन मार्ग के साथ मिलकर के एक कोष में खुलती है, जिसको वेस्टिब्यूल या प्रघाण भी कहते हैं। और वेस्टिब्यूल या प्रघाण जो आगे जाकर के जो कह सकते हैं कि बाह्य जनांगों के रूप में बाहर खुलती है, जिसको वुल्वा कहते हैं। और वुल्वा जो है जिसके अंदर कई सहायक जनांग पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके अलावा क्लाइटोरिस है, हाइमन है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर आते हैं। उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड की यदि बात करें तो उसके अंदर रेक्टल ग्लैंड आती है, पेरिनियल ग्लैंड आती है, बर्थोलिन ग्रंथियाँ आती है। रेक्टल ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड का काम मैंने बताया हुआ था, ये केवल अपने स्त्राव स्रावित करती है, जिससे क्या होता है कि जो मादा और नर के अंदर आकर्षण उत्पन्न होता है, एक जिनको हम विशेष पदार्थों को हम फिरोमोन भी कहते हैं। जबकि बर्थोलिन ग्रंथियाँ क्या करती है कि मैथुनिन को ओपुलेशन से ठीक पहले मूत्र जनन मार्ग या वेजाइनल मार्ग को जो है वो नम और चिकना बना देती है, और जिसके द्वारा क्या है कि मैथुनिन या कोपुलेशन के समय घर्षण जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। अब यदि हम बात करें पूरे इस डायग्राम में यदि हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ओवरी। अब ओवरी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। जो दोनों की दोनों ओवरी हैं, ये एक जोड़ी आपको दिख रही है, दोनों जो ओवरी होती है ये अपने कशेरुदन यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है फीमेल के अंदर, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर और जो किडनी होती है उनके ठीक पीछे कहाँ होती है, ये दोनों ओवरी अपने डायग्राम में तो इस प्रकार से शो नहीं कर सकते जैसा मैं बता रहा हूँ, पर डायग्राम में आपको लग रहा है कि 2 ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। ये जो टिश्यू होता है जिसको कहते हैं मीजोवेरियम, क्या कहते हैं इसको, मीजोवेरियम टिश्यू। तो ओवरीज जो होती हैं कितनी होती है, संख्या में 2 होती हैं, और ये कहाँ होती है, मादा के अंदर जो 2 कशेरुदन यानी रीढ़ की हड्डी उसके दोनों ओर पाई जाती है। और जो हमारा ये कह सकते हैं ये किडनीज होती हैं फीमेल की, उन किडनी की थोड़ा सा क्या होती है ये पीछे की ओर, और जो उदर गुहा होती है उसकी पृष्ठ सतह से मीजोवेरियम नामक टिश्यू से क्या रहती है, लटकी हुई रहती है। और जो
ओवरी होती है, इसका कार्य मैंने बताया था कि अंडाणुओं का निर्माण करना कैसे करती है, अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और जो ओवरी होती है इसके सब अंदर 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की ओर विसरल पेरिटोनियम, बीच में जर्मिनल एपिथीलियम और सबसे अंदर की ओर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है। और ओवरी जो होती है, इस ओवरी के अंदर जो संयोजी उत्तक भरा रहता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक जो भरा होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और जो ओवरी है ये 2 भागों में बंटी होती है, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स भाग परिधि का होता है, यानी जो स्ट्रोमा उत्तक भरा होता है संयोजी उत्तक, वो जैसे अपने ओवरी अपने बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है यूँ। तो इसके अंदर भरा संयोजी उत्तक तो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और इसके 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और दूसरा कौन सा है, मेडुला। कोर्टेक्स जो भाग होता है वो परिधि का होता है, ये वाला भाग होता है। और मेडुला जो भाग होता है बीच में होता है। कोर्टेक्स भाग के अंदर, इसके अंदर जो पुट्टक पाए जाते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फॉलिकल्स वैसे एक सामान्य अर्थ बताता हूँ कि फॉलिकल इन पुट्टक का अर्थ होता है कि पुट्टक कोशिकाओं से बनी हुई गोलाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं, पुट्टक, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte या कहते हैं अंडे का निर्माण होता है। तो सारे फॉलिकल्स ध्यान रखना कि जो ओवरी होती है उसके कोर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, जबकि मध्य या मध्यांश भाग के अंदर इसके नर्व सिस्टम है, ब्लड वेसलरीज, कैपिलरीज हैं, या जो ब्लड वेसल्स है उनका जाल पाया जाता है। तो जो ओवरी होती हैं, ओवरी का जो ये ध्यान रखना कि जो परिपक्व पुट्टक होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और जो ओवरी है इसके अंदर जो है जो पुट्टक बहुत सारे पाए जाते हैं। पुट्टक का बनने का कारण कौन सा हार्मोन होता है, अगर पीयूष ग्रंथि का जो FSH हार्मोन हमने पढ़ा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो उसका रीजन होता है। उसके अलावा एक LH हार्मोन और बनता है अगर पीयूष ग्रंथि से, वो हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाता है। वो हार्मोन क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको फटने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि जो अपनी ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर अंडजनन की क्रिया किस प्रकार होती है वो तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, परंतु सामान्य संरचना वो आपको बता दी है। तो संख्या में 2 होती हैं, जो कि कशेरुकदंड की दोनों और किडनी की थोड़ा पीछे की ओर जो उदर को एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे पृष्ठ सतह से मेसोवेरियम उत्तक से लटकी रहती है। उसके अलावा नेक्स्ट यदि हम बात करें ओविडक्ट अंडवाहिनी, अंडवाहिनी संख्या में कितनी होती है, ये भी 2 होती है, दिख रही है आपको, ये दोनों क्या है, अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी जो होती है इनको 3 भागों में बांटा गया, आपने देखा है। पहला कौन सा, सिलेटेड ओविडिकल फनल, दूसरा फेलोपियन ट्यूब और तीसरा कौन सा, यूट्रियस। तो देखिएगा ये जो सिरा होता है ये कौन सा होता है, सिलेटेड ओविडिकल फनल। सिलेटेड का मतलब पक्षमाव युक्त, ओविडिकल फनल का मतलब कीप युक्त होता है, इस तरह से होता है आगे से। और इसके ऊपर ये पाए जाते हैं उंगली नुमा हुआर निकले रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहा जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, ये क्या कहलाते हैं, हुआर फिम्बरी कहलाते हैं। फिम्बरी जिनको सामान्य भाषा में हम झालर बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो ओविडिकल फनल होती है, इस फनल के बीच में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। और जो ये भाग सिलिएटेड होता है ताकि अंडा आगे की ओर खिसक सके, इधर की यहाँ से इधर की ओर खिसक सके, इसलिए ये सिलिएटेड होता है। अंदर म्यूकस की लेयर होती है ताकि अंडा बिना किसी क्षति के आगे सरकता जाए। और साथ में जो है जो ओस्टिया, इसका काम क्या है, जो अंडा यहाँ मुक्त होता है वो सीधा कहाँ पर आ जाए, ओस्टिया के अंदर। और साथ में जो है ये जो फिम्बरी है इनका काम क्या है, क्योंकि अंडा यहाँ छोड़ा जाता है इस जगह, तो जब छोड़ा जाएगा तो ये फिम्बरी इस तरह से हिलती रहेंगी। हिलने से क्या होता है कि अंडा जो है वो ओस्टिया की ओर खिसक जाता है, खिसकने के बाद में सिलेटेड ओविडिकल फनल में आ जाता है। आगे का भाग कौन सा होता है, फेलोपियन ट्यूब। ये भाग फेलोपियन ट्यूब कहलाता है, जिसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। और फेलोपियन ट्यूब को यूट्रियस से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। अब यदि हम बात करें आगे यूट्रियस की, तो यूट्रियस बहुत बड़ा भाग होता है, संख्या में कितना होता है, 1 होता है। और ऐसा माना जाता है कि 2 गर्भाशय के जुड़ने से ये एक संरचना बनती है। अब यदि गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। और उसके अलावा जो ये अपना ये कह दें कि गर्भाशय है, उसका काम क्या है, जो चूँकि मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट इंटरनल होता है, यानी अंदर गर्भाशय में होता है माता के, तो इसलिए डेवलपमेंट यानी जो पूरा परिवर्तन है वो गर्भाशय में होने के कारण गर्भाशय मतलब विशेष प्रकार का होता है या कुछ विशेषताएं लिए होता है। तो गर्भाशय की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 3 लेयर होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम जो सबसे बाहर की होती है, उत्तक जो सुरक्षात्मक लेयर होती है। मायोमीट्रियम जो कि पेशियों की बनी होती है, मायो का अर्थ होता है पेशियां, मीट्रियम लेयर गर्भाशय की लेयर। तो जो गर्भाशय के बीच की लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, पेशियों की। क्योंकि जब मैथुन की क्रिया होती है तो शुक्राणु यहाँ छोड़े जाएंगे वेजाइना में, तो वेजाइना से शुक्राणु को फेलोपियन ट्यूब तक सरकाने के लिए क्या करता है कि जो
अपने गर्भाशय हैं, गर्भाशय के अंदर कर्माकुंचन गति होती है, तो कर्माकुंचन गति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मायोमेट्रियम लेयर। और साथ में जब कोई भी महिला बच्चे को जब जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा जब प्रारंभ होती है तो गर्भाशय के अंदर फिर कर्माकुंचन होता है, तो उन कर्माकुंचन को कौन सी पेशी जिम्मेदार होती है? मायोमेट्रियम। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम के अंदर देखिएगा 2 लेयर होती हैं, एक ये लेयर होती है और एक ये लेयर होती है, जो एक मैंने ब्लैक लाइन से दिखाई है और एक ये दिखाई है। तो अब देखिएगा जो ये ब्लैक लाइन वाली लाइन जो एरिया होता है इसको कहते हैं स्ट्रेटम बेसिलस, यानी आधारीय भाग। एंडोमेट्रियम का कौन सा होता है? ये आधारीय भाग। और ये भाग उसको कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, क्योंकि जो अपने गर्भाशय होता है, गर्भाशय की ये दीवार यानी इसकी उपकला कोशिकाएं जो है रज चक्र के दौरान टूटती हैं, नहीं बनती है, और यहीं पर आरोपण यानी इम्प्लांटेशन की घटना होती है। आरोपण क्या है ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए। निषेचन के बाद में ब्लास्टुला अवस्था का निषेचन के 7वें दिन जाकर के कहाँ धंसना? गर्भाशय की गुहा में धंसना क्या कहलाता है? आरोपण या इम्प्लांटेशन, जो आगे अपने पढ़ेंगे डिटेल में। तो आरोपण जो है वो किस जगह होता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस के अंदर होता है। और स्ट्रेटम फंक्शनलिस ही की जो कोशिकाएं हैं ये मुख्य कोशिकाएं होती हैं यूट्रस की, जो आरोपण के लिए जिम्मेदार हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्हीं के अंदर क्षति होती है। तो एंडोमेट्रियम लेयर 2 लेयर की बनी होती है। तो गर्भाशय इस प्रकार से खुद को आरोपण के लिए तैयार करता है। कैसे करता है उसको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिएगा कि गर्भाशय का जो नीचे का भाग होता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स या ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ये भाग जो आगे की ओर किसमें खुलता है? वेजाइना में खुलता है। तो वेजाइना या योनि के बारे में मैंने आपको बताया कि योनि जो होती है ये एक यूँ कह सकते हैं कि जो गर्भाशय है उसका अंतिम भाग एक चैम्बरनुमा होता है, उसको क्या कहते हैं? वेजाइना या योनि कहते हैं, जो पेशीय कक्ष होता है। और ये जो पेशीय कक्ष होता है ये मैंने बताया था आपको कि लगभग कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 7 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसके अंदर जो है तंतुमय पेशी से ऊतक जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा जो इसकी भित्ति होती है इसके अंदर फोल्ड भी पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो योनि है ये क्या कर सकती है कि इसका अंदर श्लेष्मिक आवरण भी पाया जाता है। उसके अलावा ये पेशीय और रेखित ऊतकों से बनी होती है, तंतुमय पेशीय ऊतकों से बनी होती है। तो इस कारण ये क्या मैथुन में क्या होती है? सहायक होती है। उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि वेजाइना जो होती है ये बच्चे के जन्म के समय क्या होता है कि बच्चे को शरीर से बाहर निकालने के लिए उस समय इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इन प्रसव के समय जो महिलाओं में प्रसव के समय वेजाइना का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो प्यूबर्टी काल होती है उस समय तो इसका जो माध्यम होता है अम्लीय होता है, लेकिन बाद में इसका माध्यम क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो जैसे ही रज चक्र शुरू हो जाता है, रज चक्र शुरू होने से पहले अम्लीय होता है और रज चक्र के बाद में क्या होता है? इस वेजाइनल जो फ्लूइड होता है इसके अंदर बैक्टीरियल पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि योनि का जो माध्यम है उसको क्या कर देते हैं? क्षारीय माध्यम कर देते हैं। और जिससे क्या होता है कई बार योनि जो है उसके अंदर एक रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे एट्रोफिक वेजाइनिटिस भी कहते हैं। तो एट्रोफिक जो वेजाइनिटिस है वो कारण क्या है उसका? कि जो वेजाइना होती है इसके अंदर क्षारीय माध्यम क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्का होना चाहिए परंतु बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वेजाइना की विशेषता ये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन की। तो एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर बाह्य जनांगों के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले वेस्टिब्यूल या प्रघान होता है। वेस्टिब्यूल या प्रघान क्या होता है कि मादा के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग जहाँ जिस कोष में आकर खुलते हैं उस कोष को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल या प्रघान कहते हैं। और यहीं पर आकर के दोनों मूत्र वाहिनियाँ आकर के खुलती है और यहीं पर वेजाइना खुलती है। उसके अलावा एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर यदि हम बात करें और कौन सा होता है? इसके अंदर एक पाया जाता है मेजिया लेबोरा और मेजोरा लेबिया और माइनोरा लेबिया, या लेबिया मेजोरा कह दो और लेबिया माइनोरा कह दो। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होठ के समान अवस्थाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं जो कि वसा के जमाव के कारण बनती है। लेबिया मेजोरा बड़े होठ के समान संरचनाएं होती है, जबकि लेबिया माइनोरा क्या होती है? छोटे होठ के समान संरचनाएं होती है जो कि बाह्य जनांगों के रूप में आती है। और जो कि वेजाइना के या यूँ कहते हैं वेस्टिब्यूल के दोनों मतलब चारों ओर से उसको घिरे हुए रहते हैं। यहाँ पर कुछ हेयर्स या रोम भी पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें जो ये अगले जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उसके अंदर योनि, वेस्टिब्यूल और लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा मिलकर के क्या बनाते हैं? वल्वा या भग छिद्र बनाते हैं। और यहाँ पर एक कठोर संरचना पाई जाती है वेस्टिब्यूल के अंदर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस जो होती है वो नरकशीसन के समजातंग होती है जो कि फीमेल के अंदर कोपुलेशन के समय एक्साइटमेंट या उत्तेजनशीलता उत्पन्न करती है। उसके अलावा जो ये कह सकते हैं वेजाइना, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम हाइमन कहते हैं। हाइमन जो है वो जिसका
जो फटती है मैथुन के दौरान, और जिससे रक्त का स्राव भी होता है। ये सारी किस्में आती हैं एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर। उसके अलावा सेसरी ग्लैंड की बात करें तो रेक्टल ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड आपको बताया हुआ है। ये नर के अंदर भी अगर पाई जाती है तो वो भी फिरोमोन वगैरह का स्राव करते हैं, जिससे नर और मादा के बीच में क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। और बर्थोलिन ग्रंथियाँ भी इसी एरिया के अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है कि स्राव स्रावित करती है, जिससे वेजाइनल जो एरिया होता है वो एकदम नम और चिकना हो जाता है, ताकि मैथुन की जब क्रिया हो तो उस समय घर्षण उत्पन्न न हो। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कल अपने प्रत्येक ऑर्गन को अपने अलग अलग देखेंगे। थैंक यू।